नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग रीतिकाल के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने यूजीसी नेट में लगा हुआ तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगा हुआ अंधेर नगरी नाटक के बारे में चर्चा करी थी। आज हम रीतिकाल के महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। तो रीतिकाल की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 मानी, जिसको इन्होंने 3 प्रकरण में बांटा। प्रथम प्रकरण में इन्होंने रीतिकाल का सामान्य परिचय दिखाया। द्वितीय प्रकरण में रीतिकाल के जो ग्रंथकार कवि हैं उनके बारे में चर्चा करी और तीसरे प्रकरण में इन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में चर्चा करी है। रीतिकाल को कवियों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, जैसे अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है और भगीरथ मिश्र ने कहा है। रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि नाम रीतिकाल के कवियों ने अपने अनुसार रखे हैं, जिसमें से आपको सभी याद करने होंगे क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि श्रृंगार काल रीतिकाल को किसने नाम दिया, तो आपका जवाब होना चाहिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक एवं उनके प्रस्तावक आचार्य, अर्थात किस लेखक ने या किस आलोचक ने रीतिकाल के किसको प्रथम कवि माना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल में 3 प्रकार के आचार्य हुए। पहला उद्भावक आचार्य, दूसरा व्याख्याता आचार्य और तीसरा कवि शिक्षक आचार्य। जो पहली श्रेणी में ऐसे यानी उद्भावक आचार्य, उन आचार्यों को कहा जाता है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार किया या किसी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जैसे रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। तो जो क्षेमेंद्र हैं, कुंतक हैं, भरत मुनि हैं, ये सब उद्भावक आचार्य हैं। दूसरी श्रेणी में व्याख्याता आचार्य को रखा गया है। व्याख्याता आचार्य में हम उन आचार्यों को लेंगे जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है, जैसे चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास इत्यादि। तीसरी श्रेणी के काव्य जो हैं वो शिक्षक के रूप में आते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीति सिद्ध माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें रीतिबद्ध माना है। हालांकि रीतिकाल में के अध्ययन में सामान्यतः विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के विभाजन का ही अनुसरण किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रीतिकाल के सिद्ध कवि कौन है, रीतिकाल के बद्ध कवि कौन है। तो इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। रीतिकाल में जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने लक्षण और उदाहरण दोनों का प्रयोग किया है। वहीं रीति सिद्ध कवियों ने सिर्फ लक्षण का प्रयोग किया है और रीति मुक्त कवियों ने अपने अनुभवों को, अपने भीतर जो प्रेम के श्रृंगार थे उनको दिखाया है। अब आते हैं हम लोग रीतिबद्ध कवियों का विभाजन कैसे किया गया है। तो सर्वांग निरूपक कवि, फिर रस, उसी में विभाजन किया जाएगा तो रस निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि। तो सर्वांग निरूपक कवियों में कौन कौन आते हैं? चिंतामणि, कुलपति, कुमारमणि,
सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल, प्रताप शाही। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। कुल की चिंता थी कुमार को, सोम भिखारी आया, देव रसिक होकर अमीर, फिर ग्वाल प्रताप कहाया। एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। कुल की चिंता थी कुमार को, सोम भिखारी आया, देव रसिक होकर अमीर, फिर ग्वाल प्रताप कहाया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि सर्वांग निरूपक में जो सभी काव्य के सभी अंगों का जो वर्णन करेंगे वो सर्वांग निरूपक में आते हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक भी बता दी है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग केशव के बारे में जानेंगे। केशव का जन्म 1555 में हुआ था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। केशव को संस्कृत का क्लासिक पंडित बच्चन सिंह ने कहा है। केशव एक अलंकारवादी आचार्य थे तथा ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। केशव की कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला और 12 मासा। जो रसिक प्रिया है उसकी रचना 1591 ईस्वी में करी। यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें 16 प्रभाव हैं। प्रभाव अर्थात इन्होंने जो चैप्टर हैं, जो पाठ हैं, उनका नाम प्रभाव से रखा या खंड हम लोग कह सकते हैं। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है रसिक प्रिया में, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, और नायक नायिका भेद हमें देखने को मिलता है। कवि प्रिया, इसकी रचना 1601 में हुई। यह भी मुक्तक काव्य है। इसमें काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस एवं अलंकार का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें 16 प्रकाश हैं। कवि प्रिया की रचना केशवदास ने राजा इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और हाल ही में 2024 में जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आगे हम लोग आते हैं रामचंद्रिका। रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने 1601 में करी थी और ये राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसका आधार ग्रंथ अर्थात केशवदास ने किस रचना से प्रेरणा लेकर के रामचंद्रिका की रचना करी, तो उनके नाम हैं हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में करी थी और कहा जाता है उन्होंने एक रात में ही लिख लिया था। इसके बाद वीर सिंह देवचरित है। ये राजा वीर सिंह के चरित्र पर लिखी गई है। विज्ञान गीता, ये एक प्रबंध काव्य है और ये कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि केशवदास की कौन सी रचना है जो कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखी गई है। तो हमारा उत्तर होगा विज्ञान गीता। अब इनकी रचनाओं को याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। कवि रसिक प्रिया हो राम रतन को बोला, वीर जहांगीर विज्ञान के छंद को 12 मासा में खोला। कवि से कवि प्रिया, रसिक से रसिक प्रिया, राम से रामचंद्रिका, रतन से रतन बावनी, वीर से वीर सिंह देवचरित, जहांगीर से जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता जो कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्य अनुवाद है, छंद से छंदमाला और 12 से 12 मासा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगले कवि हैं चिंतामणि। इनका जन्म 1609 में हुआ था कानपुर के तिकवापुर में। कहा जाता है कि मतीराम, भूषण, चिंतामणि और जटाशंकर ये चारों भाई थे। चिंतामणि रसवादी आचार्यों में आते हैं और इन्होंने अपने लक्षण निरूपण में मम्मट का अनुसरण किया है। इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इनकी रचना है कवि कल्पतरु,
रसविलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक है, कवि कल्प तरु में रहकर करते रहते जो रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी को लेकर गाया काव्य प्रकाश, फिर छंद विचार बनाए जो चिंतामणि ने गाए। इसके बाद हम लोग आते हैं मतीराम पर। इनका जन्म 1603 में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये चिंतामणि के भाई थे, तो इन तिकवापुर कानपुर के रहने वाले थे। इनकी प्रथम रचना को फूल मंजरी माना जाता है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह रसराज को इनकी प्रथम रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि मतीराम भाषा की नाड़ी पहचानते हैं। इनकी जो रचना है रसराज, इसमें हमें श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद का वर्णन देखने को मिलता है। ललित ललाम ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है जो बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रह करके लिखी गई थी। वृत्त कौमुदी ये छंद निरूपक ग्रंथ है। और फूल मंजरी ये प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है और इस रचना में कुल 60 दोहे हैं। आगे हम लोग जानते हैं महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। इनका जो लेखन काल है वो 1626 से 1688 के बीच में है। इन्होंने अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत बोध, सिद्धांत सागर, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, अप्रोक्त सिद्धांत इत्यादि। इनकी रचनाओं को याद करने का ट्रिक है, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सागर, भाषा भूषण बनाया करें, अनुभव प्रकाश को लेकर के अप्रोक्त सिद्धांत में आनंद विलास जो गाया करें। जो भाषा भूषण है, इस पर दलपति राय वंशीधर ने अलंकार रत्न नाम से टीका लिखी। जसवंत सिंह की भाषा भूषण पर अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद तथा जयदेव कृत चंद्रालोक का प्रभाव देखने को मिलता है। तोष निधि इनकी रचनाएं हैं सुधा निधि, विनय शतक और नक्षिक। इसकी ट्रिक है, विनय को सुध थी नक्षिक की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो बताया रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में मैंने बताया है, उनकी रचनाओं को मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा दिसंबर 2026 के लिए UGC नेट का बैच भी चल रहा है, तो जिस किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे आपका कोर्स उतना ही छूटता जाएगा। और अगर किसी को TGT, PGT या अन्य परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।